जा रहे विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर मैगजीन। ये है अक्टूबर 2022 का। तो उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है वो बेसिकली पेपर 3 के अंदर में और जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर आता है, बिकॉज एज वी कैन सी इन जीएस पेपर 2 it is specifically mentioned that polity, governance and constitution. तो polity and governance clearly mentioned है हमारे जीएस पेपर 2 में। तो हम स्टार्ट करते हैं polity and governance से। तो polity and governance में जो पहला टॉपिक है न्यूज़ में वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये टॉपिक दिस कम्स अंडर स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ये हमारे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दोज व्हिच आर स्पेशली मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ कैग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, इसी आर्टिकल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इन बॉडीज को। और स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या है, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज आर दोज बॉडीज दैट आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है, क्योंकि इसको क्रिएट किया गया है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005। 2005 में इसको एस्टैब्लिश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को के द्वारा और अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कोई ऐसा स्पेसिफिकली एक्ट के थ्रू नहीं एस्टैब्लिश किया गया, इसको एस्टैब्लिश किया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट। और आरटीआई एक्ट चूंकि पार्लियामेंट ने पास किया है तो उस एक्ट के प्रोविजन के अंडर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को क्रिएट किया गया है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये एक्ट के अंदर क्रिएट किया गया है। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज इन न्यूज़ इन अक्टूबर 2022। सो इट वाज इन न्यूज़ क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसने अचीव किया है एक गिरावट, जो आरटीआई केसेस की पेंडेंसी थी बहुत ज़्यादा, उनमें गिरावट जो आई है उसके वजह से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो न्यूज़ में था। क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है हम लोगों को राइट देता है कि हम लोग को ये राइट है कि हम जान सके किसी भी जैसे सेंट्रल ऑफिसेज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यूपीएससी है, कैग है या वेरियस अदर जो भी ऑफिसेज हैं, लोकपाल, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सेंटर के अंदर में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं सेंट्रल के अंदर में, और इवन यूनियन टेरिटरीज के अंडर में जितने भी ऑफिसेज हैं, तो उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं सो दैट कि हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट किसको अकाउंटेबल होता है, पब्लिक को। तो पब्लिक को ये राइट होना चाहिए कि उसको सारी इंफॉर्मेशन मिले। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इसी के लिए लाया गया था 2005 में। तो राइट टू इंफॉर्मेशन आने के बाद लोग उस पर राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशंस देते थे। एप्लीकेशंस अगर नहीं आगे बढ़ी तो फिर अपील करते थे, और ये अपील होते होते इस पर बहुत ज़्यादा पेंडेंसी आ गई थी, ह्यूज नंबर ऑफ अपील्स हो गए थे। तो उसका डिस्पोजल के वजह से वो जो पेंडेंसी ऑफ आरटीआई केसेस थे उनमें डिक्लाइन आया है, इसलिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन न्यूज़ में था। तो अब जानते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कि व्हाट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है क्या। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि सीआईसी जो है वो एक क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 2005। 2005 से इसको क्रिएट किया गया है अंडर व्हाट, आरटीआई एक्ट। मैंने पहले ही बताया आरटीआई एक्ट के अंदर भी क्रिएट हुआ है। जो जुरिस्डिक्शन है कमीशन का, कमीशन का जो क्षेत्र है जहाँ तक उसके पावर जो है वो लाइज करेंगे, उसके पावर कहाँ तक है, तो वो है सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ तक। जितने भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, दैट मीन्स कि वो सारे ऑफिसेज, वो सारे अथॉरिटीज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उन सब पे
किसका ज्यूरिसडिक्शन है? तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। क्यों? क्योंकि भैया स्टेट वाले पे तो स्टेट का है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी क्रिएट किया गया था, हर स्टेट ने क्रिएट किया है, तो स्टेट के अंदर में जितने भी ऑफिस आते हैं उस पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का रोल होता है, और जहाँ भी सेंट्रल ऑफिस होंगे, पब्लिक अथॉरिटीज़ होंगी, वहाँ पे CIC का रोल होगा। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई भी सेंट्रल अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफिस से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है, इफ़ यू वांट टू सीक एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट ऑफिस, सो आप कहाँ से लोगे? वो CIC के अंडर में। लाइक मीन कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने कोई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहा और उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया टाइम पे, एक टाइम फ्रेम होता है, नहीं दिया, तो आप अपील कहाँ करोगे? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नॉट इन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यही है। अब CIC क्यों क्रिएट हुआ, कैसे हुआ, ये तो पता चल गया। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? तो CIC जो है वो कंसिस्ट करता है एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब कि 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में? तो 11 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लियरली एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया गया है कि एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सॉरी, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते। दैट मीन्स कि टोटल 11 मेंबर्स की ये बॉडी होगी। हाँ, 11 से कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि मिनिमम आप कितना रख सकते हो। मिनिमम 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम लिमिट तो उन्होंने प्रोवाइड किया, बट मिनिमम नहीं। अब सवाल है कि अपॉइंट कैसे होते हैं? तो दीज ऑल मेंबर्स, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड those 10 information commissioner are appointed by the president. They all are appointed by the president, but on the recommendation of a committee. एक कमिटी होती है, उनके रिकमेंडेशन से इन्हें अपॉइंट किया जाता है। और वो कमिटी में मेंबर कौन कौन होते हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, और जाहिर सी बात है जहाँ प्राइम मिनिस्टर होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो इस कमिटी के चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे हमारे उसमें, ताकि जो भी अपोजिशन पार्टी है वो ब्लेम ना कर सके, क्योंकि भाई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, RTI के अंदर में आया है, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन को, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके का अपना अपने फेवरेट पर्सन को अपॉइंट ना कर सके, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज दैट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ऐसा हम पढ़ते हैं कैग के लिए, UPSC चेयरपर्सन के लिए, तो सेम ये चीज एप्लीकेबल है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पे भी, दैट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। दैट मीन्स कि आफ्टर रिटायरमेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कोई भी फर्दर ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कैग है, वो रिटायर के बाद कोई ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, उसी तरीके से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी है, वो रीअपॉइंटमेंट के बाद रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट। अगर उनका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो गया, वो रिटायर कर गए, उसके बाद वो रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते। और ऐसा क्यों किया गया है? सो दैट टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, टू मेंटेन इंडिपेंडेंसी, एंड टू प्रिवेंट द वर्क फ्रॉम फियर और फेवर। तो कई बार होता है ना कि अगर आगे फर्दर ऑफिस के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप फेवर में आकर के गवर्नमेंट के हो सकता है फेवर में कुछ डिसीजन दे दो, तो इन चीज़ों को ही दूर करने के लिए ऐसा प्रोविजन डाला गया है। By RTI Amendment Act 2019, the rules brought in thereafter, tenure of the commissioners have been cut to 3 years. तो जिस एक्ट से प्रोवाइड किया गया था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, तो जो ओरिजिनल एक्ट था RTI एक्ट 2005, उसके सेक्शन 13 में पहले ये प्रोवाइड किया गया था कि टर्म ऑफ ऑफिस जो होगा वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का होगा 5 ईयर, या तो 5 साल, या फिर 65 ईयर, या तो दोनों में से जो भी कंप्लीट हो जाए जल्दी, 5 ईयर, और until they attain the age of 65 ईयर, whichever is earlier। तो पहले इनका टेन्योर था 5 साल का या फिर 65 साल का,
65 साल उनका एज और 5 साल का टेन्योर। लाइक सपोज दैट मान लीजिए कि किसी इंसान को 65 ईयर अटेन करने में 3 ही साल बचा हुआ है और वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट होता है, तो वो 5 साल नहीं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे, बल्कि वो 3 साल के टाइम पे जैसे उनका 65 साल होगा वो रिटायर हो जाएंगे। और अगर कोई इंसान 60 साल के एज पे जाकर के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनता है तो वो अपने 65 ईयर तक वो रहेगा, क्योंकि 65 ईयर और 5 साल वो दोनों फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर कोई 63 के एज पे जाकर के अपॉइंट होता है तो वो 2 साल के बाद ही रिटायर हो जाएगा उस पोस्ट से हट जाएगा, क्योंकि उसका 65 ईयर पहले हो गया। तो नीचे भी वही लिखा हुआ है कि earlier 2005 Act gave them a fixed tenure of 5 year और retirement age of 65 whichever is earlier। लेकिन RTI Amendment Act 2019 के थ्रू क्या हुआ कि एक रूल लाया गया उसमें और ऐड किया गया कि जो टेनियर होगा इन कमिश्नर का उनको 5 से घटा करके 3 साल कर दिया गया। अब इनका टेनियर जो है वो 5 साल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली कि अब जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका टेनियर 5 साल नहीं है बल्कि 3 साल है। And this was done to ensure that Information Commissioner can use their power even with the senior most official of the administration without any fear of their job। और ऐसा इसलिए किया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो अपने पावर का उपयोग कर सके सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन का उनके साथ बिना किसी फियर के अपने नौकरी के। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि सीआईसी एलिजिबल क्यों नहीं है रीअपॉइंटमेंट के, ताकि उनको प्रिवेंट किया जाए फ्रॉम फियर और फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जॉब। अगर वो रीअपॉइंटमेंट ले होंगे तो वो फेवर के लिए काम कर देंगे, तो उस फेवर और फियर से बचाने के लिए ऐसा किया गया ताकि वो अपने पावर को अच्छे से यूज कर सके। अब आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया वो जान लेते हैं। तो जेनेसिस ऑफ आरटीआई लॉ जो है वो स्टार्ट हुआ था 1986 में थ्रू एमएस कुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस। एमएस कुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस जो था इसमें सबसे पहले जो है आरटीआई लॉ का स्टार्ट हुआ था, वहीं से इसका जेनेसिस हुआ, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है जो कि प्रोवाइड किया गया है अंडर आर्टिकल 19 वो इम्प्लाइज करता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो किसके अंडर आता है, तो आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट प्रोविजन है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये उसके अंडर आता है। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कब क्लियर किया था, तो 1986 में। और किस केस में, तो मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में। क्योंकि as without information the freedom of speech and expression cannot be fully used by the citizen। क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है उसको फुल्ली यूज नहीं कर सकते सिटीजन। लाइक मान लीजिए कि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अगर सरकार के काम को लेकर के, किसी मंत्रालय के काम को लेकर के या किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के काम को लेकर के मुझे कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो मैं अब कैसे उसके बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। तो मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ही नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास कोई फैक्ट होगा, मेरे पास कुछ डेटा होंगी, कुछ पॉइंट्स होंगे, तभी तो मैं कुछ बात कह पाऊंगा, वो है नहीं। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो फुल्ली यूज नहीं कर सकते सिटीजन कब तक, जब तक उनके पास इंफॉर्मेशन ना हो। तो इसलिए ये आरटीआई जो आर्टिकल 19 के अंदर आता है। इट रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो जब आरटीआई एक्ट पास किया गया 2005 में, तो उसने रिप्लेस किसको किया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को। आरटीआई एक्ट इंपावर द सिटीजन। अब आरटीआई एक्ट का गोल क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव, तो इसका बेसिकली एम क्या है, सिटीजन्स को इंपावर करना, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना इन द वर्किंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। जितने भी हमारे पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना, सिटीजन्स को इंपावर करना। सिटीजन को कैसे इंपावर करता है भाई, तो जब सिटीजन के पास सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, सिटीजन को सब कुछ पता होगा, तो वो इंपावर्ड होगा, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होंगे, वो आंसर चाह सकता है सरकार से काम के बारे में, उसको जानकारी होगी कि क्या क्या सर्विसेज सरकार प्रोवाइड कर रही है। और ये कंटेन करता है करप्शन, ये करप्शन को रोकता है और मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर द पीपल इन द रियल सेंस, और हमारे डेमोक्रेसी को पीपल के लिए काम करने में सक्षम बनाता है। सो एज पर आरटीआई एक्ट 2005 जो सैलरी होती है सीआईसी की और इंफॉर्मेशन कमीशन की एट सेंट्रल लेवल, मैंने पहले भी कहा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो स्टेट लेवल पे भी होते हैं, तो जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं वो इक्विवेलेंट होता है सैलरी पे टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 से के जिस प्रोविजन के अंडर में जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमीशन को क्रिएट किया गया था सेंट्रल वाले लेवल पे, तो उनकी सैलरी जो थी वो इक्विवेलेंट थी
चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का इक्विवेलेंट था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से उनका सिमिलर था इलेक्शन कमिश्नर्स के। लेकिन इसमें चेंज लाया गया कि 2019 में जब आरटीआई बिल में अमेंडमेंट किया गया तो इन प्रोविजन को हटा दिया गया, और अब जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनका सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट नहीं है, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो है उनका सैलरी इलेक्शन कमिश्नर्स के इक्विवेलेंट नहीं है। अब उनका सैलरी के लिए क्या प्रोविजन है, तो भाई अब उनके सैलरी के लिए प्रोविजन है कि आरटीआई बिल 2019 से ये प्रोविजन को हटा दिया गया, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनकी सैलरीज क्या होगी। अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो है उनका जो भी है सर्विस कंडीशन या व्हाटएवर सैलरीज वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एक्ट में हटा दिया गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट एट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब इनके फंक्शन क्या क्या है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के जो फंक्शन है वो ये है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट। तो जो सिविल कोर्ट में पावर वेस्टेड है वो सारे पावर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को भी प्रोवाइड किए गए हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को वो सारे पावर है। सो व्हेन दे आर ट्राइंग अ सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, तो ये किसी भी सूट को जब अगर सुन रहे हो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर में 1908 के, तो इनके पास क्या क्या पावर होती है। तो ये समन और इन्फोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन एंड कंपेल देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस ऑन ओथ एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। तो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर में इनके पास सिविल कोड का पावर होता है, और उसके अंडर भी ये किसी को भी समन कर सकते हैं या इन्फोर्स कर सकते हैं कि वो पर्सन पर्सनली आकर के अटेंड करे, वहाँ उसका अटेंडेंस को सुनिश्चित करते हैं वो, और उन लोगों को कंपेल करते हैं कि वो ओरल में या रिटन में एविडेंस दे और प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट और थिंग। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है अगर वो किसी मैटर को सुनवाई कर रहे हैं, किसी मैटर की अपील को वो हियर कर रहे हैं, तो उनके पास सिविल कोड का पावर होता है, और ये सिविल कोड के पावर के अंदर में वो किसी भी पर्सन के अटेंडेंस को के लिए कि भाई आप आओ, आपका अटेंडेंस मस्ट है, तो वो समन कर सकते हैं उसका अटेंडेंस के लिए, उसको इन्फोर्स कर सकते हैं, और उनको कंपेल करते हैं कि आप ओरल में या रिटन एविडेंस दीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट और थिंग फर्दर उनको चाहिए इंफॉर्मेशन कमीशन को, वो डॉक्यूमेंट और थिंग उस इंसान को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर डिस्कवरी या इंस्पेक्शन को बोल सकते हैं कि मतलब आप अगर मान लो कोई किसी ने कहा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट इस ऑफिस में है, तो ये ऑर्डर कर सकते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को ढूंढिए और उसको इंस्पेक्शन कीजिए उसका कि हाँ वो सही है या नहीं है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, अगर किसी को एविडेंस कुछ देना है तो वो एफिडेविट करके वो एविडेंस दे सकता है। रिक्विजिशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज thereof from any court or office, किसी भी कोर्ट और किसी भी ऑफिस से ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, अगर उस केस से रिलेटेड होगा तो वो उससे ले सकते हैं। इशूइंग समन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, और अगर मान लीजिए मैंने अपील किया है और मेरे अपील में कोई विटनेस है मतलब उस केस से रिलेटेड, तो मैं उस विटनेस का अगर नाम देता हूँ वहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, तो उनके पास राइट है कि वो उसको समन कर सकते हैं उसके एग्जामिनेशन के लिए उस विटनेस का, या कोई डॉक्यूमेंट अगर मैं बताता हूँ कि वो एक डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट के लिए कि इनके पास राइट है कि उस विटनेस का या उस डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन किया जाए, उसको समन किया जाए। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी रिसीव एंड इंक्वायरी टू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। अब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो जैसा भी केस हो वो रिसीव कर सकता है और उस पर इंक्वायरी कर सकता है कंप्लेंट पे किसी भी पर्सन से हु हैज बीन रिफ्यूज एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। अगर किसी भी इंसान को उसने कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन सीख किया हो, इफ अ पर्सन वांट टू सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी और वहां से उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिला हो, उसे मना कर दिया गया हो, तो उस केस को चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो रिसीव कर सकता है और उस पर इंक्वायरी कर सकता है उस कंप्लेंट पे। एंड हु हैज नॉट बीन गिवन अ रिस्पॉन्स टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड एटसेट्रा। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है इन दोनों केसेस में भी रिसीव और इंक्वायरी कर सकता है कंप्लेंट से। तो आप कब कंप्लेंट कर सकते हो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, तो अगर मान लीजिए आपने किसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कोई इंफॉर्मेशन मांगा हो, आपको मना कर दिया गया हो इंफॉर्मेशन देने से, या एक टाइम लिमिट होता है,
जैसे मान लीजिए 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन, उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर उन्होंने अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उस केस में भी आप सीआईसी के पास कंप्लेंट कर सकते हो और वो आपके कंप्लेंट को रिसीव करेंगे, उस पर इंक्वायरी करेंगे। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट आर द रिमूवल प्रोसीजर बाय ऑफ सीआईसी। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो होते हैं, इनको रिमूव किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। इनको प्रेसिडेंट के थ्रू रिमूव किया जाता है। और रिमूव करने के लिए क्या क्या बैकग्राउंड है, किन ग्राउंड्स पे उनको रिमूव किया जा सकता है। तो इफ ही इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट इनको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दे तो इनको रिमूव किया जा सकता है। या फिर ये कन्विक्टेड हो या सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट हो, या तो किसी केस में ये कन्विक्टेड हो या इनको कारावास की सजा सुना दी गई हो, या फिर ये अनफिट हो, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड, ये मानसिक रूप से अनफिट है उस पोस्ट को रखने के लिए। इंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट और आउटसाइड ऑफिस, अगर ये किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में अपने ऑफिस के अलावा किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज है तो उसके ग्राउंड पे इनको हटाया जा सकता है। या फिर मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इस केसेस में तो इनको हटाया कैसे जाता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के थ्रू। इनको प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। और मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनको सेम यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी तरह हटाया जा सकता है। जैसे उस टाइम पे प्रेसिडेंट को उस मैटर को भेजना होगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उस पर इंक्वायरी करेगी, अगर वो नहीं पाया गया तो इनको उनके ऑफिस से हटा दिया जाएगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, इश्यूज विद द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ क्या क्या इशू है। तो पहला है कि भाई पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री में लैंड से रिलेटेड या और भी बहुत जगह रिकॉर्ड मैनेजमेंट बहुत पुअर है। So ineffective record management system and procedure to collect information from field officers lead to delay in processing RTI application. अब ये जो इनफेक्टिव रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है और जो प्रोसीजर है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को फील्ड से कलेक्ट करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए मैंने कोई सेंटर पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से या कोई भी सेंटर ऑफिस से कोई इंफॉर्मेशन अगर मांगा है आरटीआई के अंदर में, तो जिस ऑफिस से वो रिलेट करता है वहां से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि भाई हम तो इंफॉर्मेशन मांगे, हो सकता है अभी हम 2005 के रिलेटेड में कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, तो इम्प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट होने की वजह से वो 2005 का इंफॉर्मेशन को ढूंढना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होती है कि आरटीआई एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में बहुत ही डिले हो जाता है, इंफॉर्मेशन देने में डिले हो जाता है, और जैसे टाइम लिमिट पार होता है लोग फिर अपील कर देते हैं। 38% of the public information officers cited the record management system as a reason for delaying processing RTI request। यहाँ पे एक डेटा भी दी गई है कि 38% जो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, सॉरी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है वो कारण है कि आरटीआई रिक्वेस्ट को जो हम प्रोसेस करते हैं उसके स्पीड में, जो आरटीआई रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड है उसमें सबसे बड़ा देरी होने का कारण क्या है, तो इम्प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। और 79% ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कहते हैं कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फील्ड ऑफिसर्स एज अ कॉज ऑफ डिले। 79% जो पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन है वो क्या कह रहे हैं कि जो आरटीआई एप्लीकेशंस के प्रोसेसिंग में जो डिले हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फील्ड। हमारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट सही नहीं है जिस वजह से इंफॉर्मेशन को फील्ड से कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से ये डिले होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पेंडेंसी। तो पेंडेंसी में क्या है, पेंडेंसी इज 5 टाइम हायर देन द केसेस डिस्पोज्ड सिंस मिड अप्रैल 2022। अब जो हमारे सीआईसी के साथ जो केस ऑफ पेंडेंसी, सॉरी पेंडेंसी जो है केसेस की, वो डिस्पोजल के जो रेट है, मतलब जितने केस डिस्पोज किए जाते हैं सुन करके खत्म, उनको सुनवाई करके खत्म की जाती है, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा है। दैट मीन्स कि पेंडेंसी 25 है अगर डिस्पोजल रेट 5 है, यानी कि अगर 5 केसेस डिस्पोज किए जाते हैं तो 25 केसेस जो है वो पेंडेंसी में रहती है। और ये कब से, सिंस मिड अप्रैल 2022 का डेटा है। सो अ टोटल ऑफ 35,849 अपील्स एंड कंप्लेंट आर करेंटली पेंडिंग डिस्पोजल। तो सीआईसी के पास टोटल 35,849 अपील्स और कंप्लेंट्स जो है वो पेंडिंग है डिस्पोजल के लिए। अब राइट टू इंफॉर्मेशन रूल 2019 प्रॉब्लम क्या है इसके वजह से, तो इसने डिस्क्रिशन दे दिया है गवर्नमेंट को टू डिसाइड एन अलाउंस और सर्विस कंडीशन दैट इज टेन्योर और सैलरी व्हिच वुड बी बाइंडिंग, thus increasing government control on CIC।
तो जब इंफॉर्मेशन कमीशन में अमेंडमेंट लाया गया था 2019 में, उस समय इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का जो ट्रांसपेरेंसी है, इंडिपेंडेंट मतलब नेचर है फंक्शन करने का, उसको हैम्पर करेगा। क्यों? क्योंकि सीआईसी को प्रोटेक्ट किया गया था फियर और फेवर ऑफ गवर्नमेंट से। लेकिन अब जब अमेंडमेंट आ गया तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे, उनकी पहले सैलरी अलाउंस जो भी थी वो इक्वल थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं था डिसाइड करने में। अब उनके सैलरी और अलाउंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, इसलिए ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो सीआईसी पे स्टैब्लिश हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज वैकेंसी। The CIC has been vacant for significant period in 4 of the last 7 years. जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो पोस्ट है वो वैकेंट है फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड इन 4 of the last 7 years। दैट मीन्स कि जो सीआईसी है वो पिछले 7 साल में 4 साल तक एक लंबे अरसे तक ये वैकेंट रहा है पोस्ट। लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, इनके पास कमी है रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ एक्ट। इनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है कि वो डील कर सके आरटीआई एप्लीकेशंस को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग नहीं है कि आरटीआई एप्लीकेशन को कैसे डील करना है। इस वजह से क्या होता है, पेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि डिले होता है प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवरी में, एज द एक्ट डजंट हैव प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेनिंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पीआईओ। क्योंकि एक्ट जो है वो पीआईओ के अपॉइंटमेंट के ट्रेनिंग के लिए कोई प्रोविजन नहीं प्रोवाइड करता है। तो इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए वे फॉरवर्ड क्या क्या है? तो सबसे पहला चीज़ ऑब्वियसली हमारा पूरा रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट हमको इफिशिएंट करना होगा। रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है वो हमको प्रॉपर करना होगा। तो बाय अपलोडिंग ऑल द डिस्क्लोजेबल डॉक्यूमेंट और डिपार्टमेंटल वेबसाइट, अगर जितने भी डिस्क्लोजेबल डॉक्यूमेंट हैं जिनको कि पब्लिक गुड के लिए पब्लिक में रिलीज किया जा सकता है, अगर पब्लिक उस पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहती है तो उसको रिलीज किया जा सकता है। तो ऐसे कर देने से रिड्यूस करेगा जो बर्डन है डिपार्टमेंट पे, ताकि वो प्रोवाइड करने का इन्फॉर्मेशन एंड रिड्यूस फिजिकल डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड मूवमेंट। ये जितना भी बर्डन है डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, उसको ये रिड्यूस करेगा अगर उस सारे डिस्क्लोजेबल डॉक्यूमेंट को डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर डाल दिया जाए। तो लोग आरटीआई नहीं मांगेंगे। एक जो आरटीआई के लिए प्रोसेस करने के लिए जो अलग टाइम वेस्टेज होता है, रिसोर्स वेस्ट होता है, वो नहीं होगा। क्यों? लोग इजीली क्या करेंगे, वेबसाइट पे जाकर के उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये फिजिकल डॉक्यूमेंट को स्टोर करने का, उसको मूवमेंट करने का जो खर्च आता है उसको कम करेगा। यार फिजिकल डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए कितने सारे वहाँ पे लगे होते हैं, शेल्फ वगैरह उसमें रहते हैं। उनको मूवमेंट करना मतलब कहीं ले जाना है, ले आना है, तो उसमें फर्दर प्रॉब्लम होती है, तो उनको रिड्यूस करेगा। मेक अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मैनेजमेंट। और इसके लिए क्या करना होगा, एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही होना चाहिए हर ऑफिस में मैनेजमेंट के लिए, जो कि केवल मैनेज करे इन सब डॉक्यूमेंट्स को। ट्रेनिंग, इन हाउस ट्रेनिंग ऑफ पीआईओ। जब भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जब अपॉइंट होते हैं तो उनकी इन हाउस ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय एक्सपर्ट फॉर हैंडलिंग आरटीआई एप्लीकेशन। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके थ्रू होना चाहिए, तो उन एक्सपर्ट्स के थ्रू जो कि हैंडल करते हैं आरटीआई एप्लीकेशंस को। एंड इन हाउस मैनुअल कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू प्रोविजन ऑफ आरटीआई 2005। और ये इनको ट्रेनिंग क्यों मिलना चाहिए एक्सपर्ट के थ्रू, ताकि ये हैंडल कर सके आरटीआई एप्लीकेशन को। और जो इन हाउस मैनुअल्स हैं जो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन आरटीआई प्रोविजन के अंडर में, उसके रिगार्डिंग ये ट्रेनिंग होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजन है उसको कैसे हैंडल करना है उसके लिए होना चाहिए, ताकि इंक्रीज किया जा सके एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का। अवेयरनेस जनरेशन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हमारे कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगर आरटीआई को लेकर के, वो है कि पब्लिक पे अवेयरनेस नहीं है। दे डोंट नो इवन कि हाउ टू फाइल आरटीआई, व्हाट इज आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन में हमारा क्या राइट है, हम कैसे किसी भी सरकारी ऑफिसर से, दफ्तर से, किसी भी संस्था से हम कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि इनमें जागरूकता लाना होगा। और जागरूकता कैसे लाया जा सकता है, तो रेडियो से एक अभियान चला के, टेलीविजन से, प्रिंट मीडिया से, उसमें क्या रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया में हम पब्लिश कर सकते हैं आरटीआई एक्ट को, उसके लिए प्रचार करवा सकते हैं। जैसे रेडियो में कोई ऑडियो क्लिप से, टेलीविजन में वीडियो दिखा करके, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर में छपवा करके, या फिर अगर हम आरटीआई एक्ट 2005 जो उसका पब्लिकेशन करें हम रीजनल लैंग्वेज में। और एक हम चैप्टर अगर ऐड करें आरटीआई एक्ट 2005 को लेकर के, जो स्कूल और कॉलेज के करिकुलम है, दैट मीन्स कि जो हमारे स्कूल में पढ़ाई होती है, कॉलेज में पढ़ाई होती है, उसमें अगर एक चैप्टर आरटीआई एक्ट को लेकर के भी हो, तो बच्चे उसी समय जागरूक होंगे, बच्चों को पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है जब बच्चों को पता चलेगा वही तो आगे जाकर के हम
अडल्ट बनेंगे, हमारे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। तो जब बचपन में ही उन्हें बता दिया जाएगा कि आरटीआई क्या है, उसके अंदर क्या है, तो उन्हें पता होगा, तो वो पहले से ही जागरूक रहेंगे, आगे जाके वो और जागरूक बनेंगे। और can be used to create awareness among the citizen. Quick disposal. There is a need to enhance the number of information commissioner in CIC in order to quick dispose the pending cases. अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर में जैसे हमने पढ़ा कि वैकेंट बहुत दिन तक है रहे हैं बहुत सारे पोस्ट, तो उस वैकेंसी को अगर हम दूर करें, नंबर हम बढ़ाएं इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, जैसे एक्ट में दिया गया है कि 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। तो अगर 10 के 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हम अपॉइंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे तो ज़्यादा केसेस वो सुनेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा केसेस वो सुनेंगे तो केसेस जो है वो जल्दी डिस्पोज होंगी। अब आते हैं इनिशिएटिव टेकन टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ सीआईसी। अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि इम्प्रूव किया जा सके सीआईसी को। तो सबसे पहला है ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल लाया गया है, दैट मीन्स कि 24 आवर पोर्टल सर्विस है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है ई फाइलिंग ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। अब सरकार जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए या राइट टू इंफॉर्मेशन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए उसने एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया है, जिसमें ये 24 आवर पोर्टल सर्विस है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आरटीआई एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ डे और नाइट और फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और अब्रॉड। इवन अगर आप विदेश में हैं, वहाँ से भी रह करके आप यहाँ फाइल कर सकते हैं आरटीआई एप्लीकेशन। दिन हो रात हो, आप कभी भी फाइल कर सकते हैं। अभी क्या था कि अगर मान लीजिए आप कम्युनिटी सर्विस सेंटर में जाते हैं, प्रज्ञा केंद्र में जाते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे जगह आप जाते हैं, वहाँ से आपको फाइल करना होता था जाकर के, वो तो रात में बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है, नेट कनेक्टिविटी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप घर बैठे बैठे भी अब आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दिन हो रात में 12 बजे भी आपको फाइल करने का मन हो, उस समय भी फाइल कर सकते हैं। ई गवर्नेंस। Technology has been harnessed for developing mobile-based application, e-hearing, e-notification, etc., facilitating the task of information seekers in availing remedies under the law. अब टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज किया जा रहा है, क्यों? ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? गवर्नेंस पे टेक्नोलॉजी को यूज करना। तो टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है ताकि डेवलप किया जा सके मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। अभी सरकार ने बहुत सारे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं ई हियरिंग के लिए। दैट इज आप अपने जगह पे रहो, अपने सिटी में रहो और वहाँ से आपके केस की सुनवाई होगी, राइट। ई नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको ईमेल से भेजे जाएंगे, वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन सीकर्स का जो भी टास्क है उसको फैसिलिटेट करेगा, ताकि उनको लॉ के अंडर में रेमेडी मिल जाए। उनके जो इन्फॉर्मेशन सीकर्स का जो भी टास्क है उसको आसान बनाता है। अब नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2009 में, ताकि ये फैसिलिटेट कर सके, ये आसान कर सके कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल कंसल्टेशन अमंग द सीआईसी एंड एसआईसी। इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेट करना और म्यूचुअल कंसल्टेशन में मदद करना, किसमें? सीआईसी और एसआईसी में, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में। एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लॉ, और तो और ये एक्सचेंज में मदद करता है किन किन चीज़ों में? लॉ के इंफॉर्मेशन को, उनका इंटरप्रिटेशन थ्रू एजुकेशन, रिसर्च एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, जो भी रिसर्च और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज है उसमें, एंड लीडिंग टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आरटीआई। आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2019 टू फर्दर स्ट्रीमलाइन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द आरटीआई एक्ट 2005। और जैसे कि मैंने बताया कि आरटीआई एक्ट जो था 2019 का, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भी उस एक्ट के थ्रू प्रोविजन में, तो आरटीआई एक्ट के थ्रू भी काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं। अब आता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। सो व्हाट इज जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी? न्यूज़ में क्यों है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी? Recently, the Odisha High Court became the first in the country to publish the annual report that gives insight into the performance of the state judiciary. Detention. तो डिटेंशन बेसिकली जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, प्यूनेटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनेटिव डिटेंशन वो दैट मीन्स कि आपने कोई क्राइम किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके लिए ट्रायल कोर्ट में चल करके या कन्विक्ट करके आपको डिटेन किया गया हो, दैट्स कॉल्ड प्यूनिटिव डिटेंशन, दैट मीन्स कि आपको पनिशमेंट दिया गया। और प्रिवेंटिव डिटेंशन दैट मीन्स कि आपको कोई क्राइम कमिट करने से पहले ही आपको डिटेन कर देना, ताकि आप इन फ्यूचर वो कोई क्राइम जो है वो कमिट ना करो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में प्रोवाइड किया गया है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन न्यूज़ में क्यों है? तो अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रूल किया है, उसने क्या रूल किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको केवल और केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही यूज़ किया जा सकता है। यानी कि आप रेगुलर केस में या नॉर्मल केसेस में आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ नहीं कर सकते, आप हर जगह उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ऑर्डर में ऑब्जर्व किया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो एक्सेप्शनल पावर है किसका, स्टेट का, जो कि अफेक्ट करता है पर्सनल लिबर्टी को। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसमें क्या है कि आप किसी पर्सन को डिटेन कर लिए तो उसके लिबर्टी को वो अफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल का, और इसलिए उसको बहुत ही रेयरली उसको एम्प्लॉय किया जाए, यानी कि बहुत ही रेयरली उसको यूज़ किया जाए। तो कोर्ट जो है उसने डिस्टिंग्विश किया है बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पब्लिक डिसऑर्डर। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो हम लोग जब यूज़ होता है हमारे कंट्री में तो कुछ बेसिस पे ही होता है, कुछ ग्राउंड्स पे ही होता है। तो कोर्ट जो है उसने डिफरेंस क्रिएट किया है बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पब्लिक डिसऑर्डर, कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और पब्लिक डिसऑर्डर उसमें डिफरेंस है सर्टेन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो अप्लाई हो सकता है लेटर में, दैट मीन्स कि पब्लिक डिसऑर्डर के केस में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्लाई हो सकता है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंप्लीमेंट करने के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ग्राउंड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। तो जो ग्राउंड है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वो है पहला सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट के सिक्योरिटी के लिए, फॉरेन अफेयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि फॉरेन अफेयर और इंडिया के सिक्योरिटी के लिए उसको यूज किया जा सकता है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये आपने देखा पब्लिक ऑर्डर, जो अभी हमने पब्लिक डिसऑर्डर पढ़ा था, तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज किया जाता है। या फिर मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड इसेंशियल सर्विस एंड डिफेंस, किसी भी जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसके सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, इसेंशियल सर्विस को मेंटेन करने के लिए और डिफेंस के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज किया जाता है। अगर किसी पर्सन से, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से थ्रेट है सप्लाई को, इसेंशियल सर्विस को और डिफेंस को, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो यूज होगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो केवल और केवल इन 4 ग्राउंड्स पे ही एम्प्लॉय किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी ग्राउंड पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वो 4 ग्राउंड कौन कौन से हैं। पहला सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, दूसरा फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, थर्ड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एंड फोर्थ वन इज मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड एसेंशियल सर्विस एंड डिफेंस। तो बेंच जो है उसने रेफर किया था 1982 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में, जो कि कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको डिवाइस किया जाएगा, उसको यूज़ किया जाएगा टू अफर्ड प्रोटेक्शन टू सोसाइटी, सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए ही सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन को यूज़ किया जा सकता है। The objective is not to punish a man for having done something, but to intercept before he does it and to prevent him from doing. तो जैसे मैंने बताया पहले ही कि डिटेंशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डिटेंशन और सॉरी प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसका मतलब किसी भी पर्सन को पनिश करना नहीं है, नॉट टू पनिश अ मैन फॉर हैविंग डन समथिंग, बल्कि इंटरसेप्ट करना है बिफोर ही डज इट एंड टू प्रिवेंट हिम फॉर डूइंग। वो इंसान ऐसा कुछ करे उससे पहले ही उसमें इंटरसेप्ट करना है और उसको प्रिवेंट करना है, इसके करने से रोकने के लिए। अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो जो ये डिटेंशन है किसी भी पर्सन का एक रिजनेबल एप्रीहेंशन में, जो एप्रीहेंशन है वो रिजनेबल होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा टर्म है कि रिजनेबल एप्रीहेंशन, दैट मीन्स कि आप इररिलेवेंट एप्रीहेंशन पे किसी को भी आप डिटेन नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी अंदर एक रिजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए कि वो कोई भी एक्टिविटी ऐसा करने वाला है जिससे कि खतरा है पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को। तो हियर द पर्सन जो है वो कन्फाइंड रहेगा कस्टडी में विदाउट अंडरगोइंग अ ट्रायल, उस पर्सन को कस्टडी में ले लिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। प्यूनिटिव डिटेंशन में मैंने पहले ही बताया कि उसमें ट्रायल होता है, पर्सन कन्विक्ट होता है, तब उसको प्यूनिटिव डिटेंशन किया जाता है, लेकिन प्रिवेंटिव में उसको कस्टडी में रखा जाएगा बिना किसी ट्रायल के। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि पर्सन को कस्टडी में रखा जाता है बिना किसी ट्रायल के, रिजनेबल एप्रीहेंशन में केवल उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट में अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। ये हम लोग का पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सर्टेन केसेस। ये प्रोटेक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब जो पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में अरेस्ट है उसको ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। मल्टीपल लॉज जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट 1985, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जिसको यूएपीए बोलते हैं एक्सेट्रा, ये सारे परमिट करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को।
एनसीआरबी का जो क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021 है उसके अकॉर्डिंग ओवर 1.1 लाख पीपल्स जो हैं उनको प्लेस किया गया था अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन 2021, जो कि हाईएस्ट है सिंस 2017 से। इतने लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में डिटेन किया गया था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है इंडिया का वो भी प्रोवाइड करता है फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर सेक्शन कितना 151 सेक्शन के अंडर में सीआरपीसी जो है वो भी प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 151 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पुलिस जो है वो एम्पावर्ड है कि वो प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकता है इफ दे बिलीव दैट दे मस्ट डू सो टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, करने से ऑफेंस को पुलिस जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 151 के अंडर में अरेस्ट कर सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो आर्टिकल्स जो है 22, जैसे बताया कि आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अमंग द सर्टेन केसेस। तो आर्टिकल 22(1) से कि किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता है कस्टडी में विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। बिना उसको अरेस्ट, किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया गया है ये बिना उसको इन्फॉर्म किए किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता है। और उसका जो राइट है कि वो कंसल्ट करे और डिपेंड किया जा सके किसी लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 22(2) से कि हर एक पर्सन जो कि अरेस्टेड है या डिटेन है कस्टडी में, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर अरेस्ट के। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटा होने के पहले उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होगा। और किसी भी पर्सन को अगर डिटेन किया जाता है 24 घंटा के बाद, तो मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी से, अगर मजिस्ट्रेट अलाउ करता है तभी उसको डिटेन किया जा सकता है, अगर मजिस्ट्रेट अलाउ नहीं करता है तो उसको 24 घंटा से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 22 का 3 कहता है कि जो ऊपर के दो क्लॉजेज हैं, दैट मीन्स कि 22(1) और 22(2) वो नहीं अप्लाई होगा पर्सन में जिसको कि डिटेन किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ जो प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22(4) कहता है कि किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ। किसी भी पर्सन को 3 महीना से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है अनलेस कि एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कंफर्म ना कर दे कि इसको 3 महीना से ज़्यादा डिटेन रखने के लिए सफिशिएंट कॉज है। और 22(4) के लिए जो एक्सेप्शन है वो प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 22 के 7 में ही। दैट मीन्स कि जो 22(4) है कि किसी भी पर्सन को 3 महीना से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता, उसको 22(7) में प्रोवाइड किया गया है कि इन केसेस में कैसे 3 महीना से ज़्यादा किसी भी इंसान को डिटेन किया जा सकता है। तो एक पर्सन जो है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन पे रखा जा सकता है 3 महीना से ज़्यादा बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के, अगर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना करके ये प्रोवाइड करता है। और पार्लियामेंट उस लॉ में क्या प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन और किस सर्कमस्टांसेस में किस क्लास ऑफ पर्सन को और क्लास ऑफ केसेस को इस तरीके की लॉ में अप्लाई किया जा सकता है। क्या क्या इशू एसोसिएटेड है प्रिवेंटिव डिटेंशन से, तो एग्जीक्यूटिव टायरनी कैसे, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरफेरेंस और ये हाईली एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टीयर्ड होता है। वॉलेट करता है हमारा फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट कौन कौन सा ये वॉलेट करता है, तो फंडामेंटल राइट ये वॉलेट करता है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी को कुछ बोलने की वजह से आप उसको प्रिवेंटिव डिटेन कर लो, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। मिसयूज़ कैसे होता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज़ जो है वो लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है कर्व करने के लिए डिसेंट को और फ्रीडम ऑफ सिटीजन को। जैसे कि 78.33% ऑफ जो डिटेंशन ऑर्डर्स थे अंडर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2018 से 2020 तक उसको इनकरेक्ट पाया गया है। बहुत सारे केसेस जो हैं डिटेंशन को लेकर के वो पेंडिंग है कोर्ट में, इससे क्या होगा, ओवरबर्डनिंग ऑफ कोर्ट। सेकंड इशू है क्या, एडवाइजरी बोर्ड, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि जो मेंबर्स कौन होंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, जो कि प्रिस्क्राइब करेगा कि डिटेंशन जब वो 3 महीना से ज़्यादा होगा, वो स्टेट को पावर देता है कि वो प्योरली एग्जीक्यूटिव कमिटी हो। और ऐसा कमिटी जो है उसको इम्पार्शियल नहीं माना जा सकता है, क्यों, क्योंकि जब स्टेट अपॉइंट करेगा किसी भी कमिटी के मेंबर को तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना ही होना है, उस पर पार्शलिटी और बायस्ड जजमेंट आना है। जो भी डिटेनी है उनका विक्टिमाइजेशन कैसे होता है, तो लीगल सिस्टम जैसे हम जानते हैं कि हमारे जुडिशरी में क्या होता है, डिले होती है केसेस में, पेंडेंसी रेट बहुत हाई है, तो इससे क्या होता है लीगल सिस्टम बहुत लंबा लगता है, किसी भी डिटेंशन केसेस को डिस्पोज करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है उसका नॉन अवेलेबिलिटी, इंसान को पता नहीं होता है, अवेलेबल नहीं है जो मेजर्स हैं वो रिड्रेस करने के लिए। और तो और राइट रीट पिटिशन को फाइल करने में भी लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है, इस वजह से ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव,
डिटेनी जो है उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि वो राइट टू कंसल्ट, वो किसी लॉयर को कंसल्ट कर सके, रिप्रेजेंट किया जा सके उसको किसी लॉयर के थ्रू, बाय चॉइस एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेनी है उसको राइट हो कि वो कंसल्ट कर सके, रिप्रेजेंट किया जा सके किसी भी लॉयर के थ्रू। और जो डिफेंस है वो इफेक्टिवली एडवाइजरी बोर्ड के पास रखा जा सके उसको, ताकि वो लॉयर जो है उसको डिफेंड कर सके अच्छे से और उसको मदद मिले इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में। एडवाइजरी बोर्ड में क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो ये कंसिस्ट करना चाहिए इसमें केवल और केवल जो सिटिंग जजेस हैं हाई कोर्ट के वो, ताकि ये इंश्योर करे स्पीडी ट्रायल, जो ट्रायल चलता है प्रिवेंटिव डिटेनी का वो स्पीड वे में चले, इफेक्टिवली चले और फेयर डिसीजन मेकिंग हो इस जब ऐसे केसेस को वो सुन रहे हों। थर्ड वन इज टाइम फ्रेम। जो डिटेंशन ऑर्डर है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए केवल और केवल एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन जो है, अप्रूवल जो है वो ही मैटर करना चाहिए प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम के अंडर में। दैट मीन्स कि अगर किसी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन करना है तो जो एडवाइजरी बोर्ड है वो अपना अप्रूवल दे प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में, उससे ज़्यादा वो टाइम नहीं ले। इससे क्या होगा कि डिटेनी जो है वो लंबे समय तक सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से ज़्यादा दिन डिटेन न रहे। इंडिपेंडेंट बॉडी, एक कमीशन बनाना चाहिए जो कि इंक्वायर करे उन सभी एलिगेशंस का, उन सभी आरोपों का जहाँ पे मिसयूज होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जहाँ पे एलिगेशंस होता है कोर्सिव यूज ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पे अथॉरिटी जो है वो अपना मिसयूज करते हैं पावर का। इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो मिसयूज है वो कम होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो अबाइड करना चाहिए जो प्रोविजन है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 का, दैट इज सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। अब कौन कौन से लॉ है जो कि प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया, तो फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था 1950 जो कि पास किया गया था प्रिवेंट करने के एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को, एलिमेंट्स को। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, ये बहुत ही इनफेमस है एक, जिसको मीसा को फिर खत्म कैसे किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट और 1978 के थ्रू, जिसमें प्रोवाइड किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के, और इसको यूज़ किया गया था अगेंस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट, ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटी ग्रुप, जो भी गवर्नमेंट को चैलेंज करता था उसको। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974, ये भी प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन ताकि मेंटेन किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके फॉरेन एक्सचेंज को और इलीगल ट्रेड को कम करने के लिए। टेररिस्ट एंड डिस्प्यूट एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट टाडा जिसको बोलते हैं 1985, इसको बहुत ही पावरफुल और रिस्ट्रिक्टिव लॉ माना गया है अंडर द सिस्टम ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। फिर है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा 2002 जिसको प्रेजेंट किया गया है एक्ट के सिमिलर है टाडा के। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के, ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने हरी झंडी दिखाई प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22(5). सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को लॉफुल माना, लीगल माना, क्यों? क्योंकि उसको प्रोवाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में। शिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट रूम इजंट इवन कम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू द रियलिटी और इन केस ऑफ द फैक्ट व्हिच आर रेफर टू द ग्राउंड ऑफ डिटेनमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रूम जो है वो उतना कम्पिटेंट नहीं है कि वो इंक्वायरी कर सके उस रियलिटी में और केस ऑफ देख सके उस फैक्ट का जिसको कि रेफर किया गया उस ग्राउंड में। शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बोला सुप्रीम कोर्ट में कि जो कॉन्सेप्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो खुद में ड्रैकोनियन है और फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है जो कि गारंटी किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कभी कभी ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है स्टेट के लिए कि वह एक्सट्रीम स्टेप ले ताकि मेंटेन किया जा सके हमारे कंट्री के सिक्योरिटी को। अब अगला न्यूज़ है गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अभी हाल ही में केरला के जो गवर्नर है उन्होंने थ्रेटन किया वहाँ के मिनिस्टर को कि उनको उनके पोस्ट से वो हटा देंगे अगर वो उनके ऑफिस की जो डिग्निटी है, दैट मीन्स कि गवर्नर ऑफिस की जो डिग्निटी है उसको वो लोअर करते रहेंगे या किसी भी तरीके से डिमीन करेंगे। आर्टिकल 164 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या प्रोवाइड करता है, चीफ मिनिस्टर जो कि किससे द्वारा अपॉइंट होता है, गवर्नर के थ्रू। द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के थ्रू ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे हर एक मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट होते हैं गवर्नर के थ्रू। और तो जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के प्लेजर तक ही सीएम और मिनिस्टर्स जो है वो ऑफिस को होल्ड करते हैं। बट ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर जो है इसका दैट डजंट मीन कि गवर्नर को जब मन करे वो सीएम और मिनिस्टर्स को ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं। दिस हैपेंस not until CM Council of Minister hold majority in the House.
अगर वो मेजॉरिटी होल्ड नहीं करते हैं तभी गवर्नर कुछ सर्टेन केसेस में ही ऑफिस से हटा सकते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्लेजर ऑफ गवर्नर है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कई बार हम लोगों ने ऐसा इंस्टांसेस देखा है जहाँ पे गवर्नर जो है वो डिसमिस कर देते हैं चीफ मिनिस्टर को, जो कि रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन से, जहाँ पे लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी जो है इनकम्बेंट गवर्नमेंट का वो लॉस्ट हो जाता है। तो अगर जो मेजॉरिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना मेजॉरिटी लूज कर देता है हाउस में, तो गवर्नर जो है वो ये उसको ऑफिस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। महावीर प्रसाद वर्सेस प्रफुल्ल चंद्र के केस में जो गवर्नर प्लेजर है अंडर आर्टिकल 164(1) में, वो सब्जेक्ट है आर्टिकल 164(2), दैट इज कि जो विड्रॉवल होता है गवर्नर का प्लेजर का, वो कॉन्साइड करता है विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट टू द गवर्नमेंट बाय द असेंबली। जो गवर्नमेंट है दैट मीन्स कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो उसको जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोर्ट दिया गया है, उसका विथड्रॉवल जो है वही होगा गवर्नर के प्लेजर का विथड्रॉवल। शमशेर सिंह वर्सेस सॉरी शमशेर सिंह वर्सेस एएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि गवर्नर नहीं एक्सरसाइज करता है, गवर्नर जो एक्सरसाइज कर सकता है अपना फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ओनली इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ देयर मिनिस्टर। जो भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर गवर्नर को प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, दैट सिंपली coincide with the advice of the minister, that is the governor have to act on the aid and advice of the minister. Nabam Rebia and etc. was the deputy speaker एंड अदर्स 2016 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया था कि अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं प्रोवाइड करता है गवर्नर को एक जनरल डिस्क्रिशनरी पावर कि वो किसी भी तरीके से एक्ट करे अगेंस्ट और बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के। मतलब कि गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं एक्ट कर सकता है और ना ही बिना उनके एडवाइस के। इस तरीके से जो गवर्नर है वो नहीं रिमूव कर सकता है मिनिस्टर को अपने ओन विल पे। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असेंबली में मेजॉरिटी होल्ड करता है, गवर्नर उनको ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकता है। सेंटर नोटिफाई द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2022। तो आईटी रूल 2021 जो है उसको रिलीज किया, हैज बीन रिलीज्ड अंडर सेक्शन 87 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 फॉर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये आईटी रूल जो है 2021, इसका जो रिलीज किया गया है आईटी एक्ट का सेक्शन 87 के अंडर में, किनके लिए? सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने देखा है कि आफ्टर पैंडेमिक, आफ्टर कोविड, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म कितने बूस्ट आए हैं। तो इसके की प्रोविजन क्या है? तो ये जो अमेंडमेंट रूल है ये क्या प्रोवाइड करता है? तो ये ग्रीवांस एपेलेट कमिटी प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करेगा 1 और मोर ग्रीवांस एपेलेट कमिटी विद इन 3 मंथ। हर एक जो ग्रीवांस एपेलेट कमिटी है वो कंसिस्ट करेगा एक चेयरपर्सन एंड 2 होल टाइम मेंबर जो कि अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द जीएससी विल हियर अपील बाय सोशल मीडिया यूजर अगेंस्ट डिसीजन ऑफ ग्रीवांस ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द इंटरमीडियरी। तो जैसे आईटी रूल में सेंटर ने एक मैंडेटरी कर दिया था कि जितने भी सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरी हैं या जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरी हैं उनको अपॉइंट करना है ग्रीवांस ऑफिसर्स। तो जो भी सोशल मीडिया यूजर है, जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं, वो ग्रीवांस ऑफिसर जो है उसको हियर करेंगे और ग्रीवांस रिजर्सल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके डिसीजन के अगेंस्ट में जो ग्रीवांस एपेलेट कमिटी है वो डिसीजन देगी, केसेस को हियर करेंगी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है दैट इज जो कि डिजिटल मोड है इंटायर अपील प्रोसेस का, फाइलिंग से लेकर के अपील तक ये सारा कुछ ऑनलाइन ही होगा। जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा वो ऑनलाइन होगा, दैट मीन्स कि आप अपने घर बैठे भी केसेस फाइल कर सकते हैं, आप केसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरमीडियरी की ऑब्लिगेशन क्या है? इंटरमीडियरी जो है वो डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे एक अप्रोप्रिएट सेफगार्ड। उनको एक डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना ऐसे सेफगार्ड मेजर्स को ताकि प्रिवेंट किया जा सके जो मिसयूज हो रहा है ग्रीवांस रिजर्सल मैकेनिज्म का। टाइम बाउंड, यहाँ पे टाइम फ्रेम डाल दिया गया। तो वो टाइम फ्रेम क्या है कि कंपनीज जो है उनको रिक्वायर्ड कि वो एक्नॉलेज करे कंप्लेंट फ्रॉम यूजर्स विद इन 24 आवर। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो कंप्लेंट अगर किसी यूजर ने किया है तो उसको उनको एक्नॉलेज करना है और उसको रिजॉल्व कर देना है 15 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर इन केस ऑफ एन इंफॉर्मेशन इन रिक्वेस्ट। कंसर्न क्या है इस आईटी रूल से? तो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल है, इस पे गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। ये एक्ट करेगा एज एन इफेक्टिव टूल टू कर्व करने के लिए गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म एंड टीसेट को हो सकता है, अगर गवर्नमेंट कोई क्रिटिसाइज किया हो टीसेट तो उसको कर्व करने के लिए यूज हो सकता है। और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा ये ग्रीवांस ऑफिसर्स पे।
अब नीड क्या है, आईटी रूल 2022 का, कि जो फेलियर है सेल्फ रेगुलेशन बाय सोशल मीडिया कंपनी, क्यों ज़रूरत था, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी जो है वो सेल्फ रेगुलेशन जो है उनका उसका फेलियर आ चुका था। मलिशियस वे में पोस्ट स्प्रेड किया जा रहा था, मलिशियस जो पोस्ट होते थे उनको स्प्रेड किया जाता था सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और इनकी वजह से क्या हो रहा था, कम्युनल हार्मनी जो है हमारा वो खत्म हो रहा था, कम्युनिटी में हेटरेट क्रिएट हो रहा था। लैक ऑफ रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज्म, जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है वो बहुत ही रोबस्ट नहीं थे, वो बहुत ही वीक थे, और इंक्रीज हो रहा था परसिस्टेंट राइज ऑफ फेक न्यूज़, और फेक न्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। नेक्स्ट न्यूज़ इज साइकोलॉजिकल डेथ ऑफ डेथ रो कन्विक्ट, जो भी डेथ रो कन्विक्ट्स हैं उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट। एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रीआइटरेट किया है, दोहराया है कि क्या इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कंडक्ट करने का उन कन्विक्ट्स को जिनको कि अवॉर्ड किया गया है डेथ सेंटेंस। और इसने क्या डिमांड किया है कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया जाएगा वो जो भी कंडेम्ड प्रिजनर है उनका एक्सपर्ट डॉक्टर्स के थ्रू, और एक्सेस होगा उनको मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर्स। तो जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको मिटिगेट करके एक्सेस उनको दिया जाएगा। और तो और ये कोर्ट को मदद करेगा एक इंडिपेंडेंट और हॉलिस्टिक पिक्चर लेने में ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन एंड बैकग्राउंड ऑफ द कंटेंट पर्सन। जो भी ऐसे कंटेंट पर्सन है उनका क्या फिजिकल और मेंटल कंडीशन है, इसका एक हॉलिस्टिक पिक्चर, एक इंडिपेंडेंट पिक्चर जो है वो कोर्ट के पास आएगा। ये कोर्ट को बहुत बड़ा मदद मिलेगा, किसी भी तरीके का उसमें पार्शलिटी प्रेजुडिस नहीं होगा। डेथ पेनल्टी और कैपिटल पनिशमेंट जो है is the execution of an offender sentenced to death after conviction by a court of law for criminal offense. तो बेसिकली डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट क्या है कि अगर कोई भी ऑफेंडर है उसको सेंटेंस टू डेथ किया गया है, अगर उसको फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको एग्जीक्यूट करना जो है वो कहलाता है डेथ पेनल्टी किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर जो है रिस्पेक्टेड स्टेट के उनको, कि वो पार्डन प्रोवाइड कर सके और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट कर सके डेथ पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। तो आप बताइएगा कि ये जो पावर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर को, वो किस आर्टिकल के अंडर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्डनिंग पावर प्रोवाइड की गई है। लैंडमार्क जजमेंट क्या क्या है रिलेटेड डेथ पेनल्टी, तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया था कि केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जो कि बहुत ही ब्रूटल हो, डेथ पेनल्टी जो है वो इम्पोज किया जा सके। डेट मीन्स कि आप हर केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस जो हैं, जो बहुत ही ब्रूटल केसेस है उसमें आप डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। मच्छी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेस किया था कि weighing aggravated factor of the crime against the mitigating factor of the criminal before awarding death penalty। That means कि डेथ पेनल्टी अवार्ड करने से पहले जितने भी फैक्टर्स हैं उस क्राइम के, उन सबको वे किया जाना चाहिए, उसका वजन करना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ वो डेथ पेनल्टी देने लायक है या नहीं। अब नेक्स्ट है ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स। ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स जो है वो उसके अंडर में क्या है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई जो है वो टॉप किया है ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ, लगातार दूसरे महीने भी जीआरआई में यूआईडीएआई जो है वो टॉप किया है। अब यूआईडीएआई क्या है, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी हमने पहले बताया कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो कि क्रिएट किया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट, और इसको स्टैब्लिश किसके अंदर किया गया है, तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द आधार एक्ट 2016। इसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाता है, तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज मेटी के अंडर में, MEITY, मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में UIDAI आता है। ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स जो है उसको पब्लिश कौन करता है, तो उसको पब्लिश किया जा सकता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एवरी मंथ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस पब्लिश करता है, और ये मंथली इंडेक्स है, ये रैंक करता है मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट एंड ऑटोनमस बॉडीज को।